आज की डेट में स्पेन 1,95,000 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री है, जो वेस्ट में पोर्चुगल और नॉर्थ में फ्रांस और एंडोरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ साथ मेडिटेरेनियन के ये बलेरिक आइलैंड्स और अटलांटिक में ये कैनेरी आइलैंड्स भी स्पेन के कंट्रोल में हैं। लेकिन यही स्पेन 19वीं सदी के शुरू में 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का ये सारा एरिया कंट्रोल करता था, जो नॉर्दर्न अमेरिका से लेकर सदर्न अमेरिका में अर्जेंटीना तक फैला हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ ईस्टर्न एशिया में फिलीपींस भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक छोटे से कंट्री ने आखिर इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बनाई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सालों में ही दुनिया की सबसे पहली और फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर पावर पूरी तरह कोलैप्स करके सिर्फ इस एक कंट्री तक रह गई। ये कहानी है एक ऐसी कंट्री की जो इंसानी तारीख में सबसे तेजी से वर्ल्ड सुपर पावर बना और फिर उसी तेजी से उसका डाउनफॉल भी हुआ। सच ये है कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्पेन दुनिया का पहला सुपर पावर बना और फिर कैसे द माइटी स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर गई। चलते हैं 8th सेंचुरी में, जब आज का स्पेन मुसलमानों के कंट्रोल में था और इसे तब अल अंदलुस कहा जाता था। मुस्लिम्स ने करीबन 800 साल तक स्पेन पर हुकूमत की थी। अब गो के इन 800 सालों में स्पेन में साइंस, फिलोसफी और आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई, मगर मुस्लिम एम्पायर को मुसलसल क्रिश्चियंस की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसे रीकंकीस्टा कहा जाता है। रीकंकीस्टा असल में वो बैटल्स थी जो कई सेंचुरीज तक स्पेन के आसपास की क्रिश्चियन एम्पायर्स ने स्पेन से मुसलमानों को निकालने के लिए की। 15th सेंचुरी के आखिर तक क्रिश्चियंस 90% स्पेन का कंट्रोल वापस ले चुके थे और मुस्लिम्स का कंट्रोल बस ग्रेनाडा तक रह गया था। तो 15th सेंचुरी में आज का स्पेन 3 क्रिश्चियंस और एक इस्लामिक किंगडम में डिवाइडेड था। फिर 1469 में क्रिश्चियन कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग करने और मुसलमानों को फाइनली स्पेन से निकालने के लिए किंगडम ऑफ कैस्टाइल की क्वीन इजाबेला और अरागोन के किंग फर्डिनेंड II ने आपस में शादी कर ली और मिलकर 1492 में मुस्लिम आर्मीज को बैटल ऑफ ग्रेनाडा में शिकस्त दी और पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। स्पेन का फुल कंट्रोल लेने के बाद अब इन क्रिश्चियन किंगडम्स के पास मौका था कि वो बाकी दुनिया एक्सप्लोर करें और नए इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स से फायदा उठाएं। स्पेन के बिल्कुल साथ पोर्चुगीज एम्पायर तकरीबन 70 साल पहले ही अटलांटिक ओशन को एक्सप्लोर करके अफ्रीका के नीचे से साउथ एशिया और ईस्ट एशिया तक ट्रेड रूट्स डिस्कवर कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो ऑटोमन एम्पायर की ट्रेड मोनोपोली को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी। बिकॉज उस वक्त एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का सारा ट्रेड ये ऑटोमन एम्पायर ही कंट्रोल करती थी। ऐसे में 1480 में एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेनिश एम्पायर को ये आइडिया प्रपोज किया कि अगर दुनिया गोल है तो एशिया जाने के लिए अफ्रीका के नीचे से गुजरने के बजाय अगर यूरोप की वेस्टर्न साइड पर जाया जाए तब भी एशिया पहुंचा जा सकता है, और वो भी छोटे रूट से। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है। क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड को कोलंबस का ये आइडिया बहुत पसंद आया, बिकॉज वो चाहते थे कि स्पेनिश एम्पायर भी जल्द से जल्द पोर्चुगीज एम्पायर की तरह अपने ट्रेड रूट डिस्कवर करे। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस 3 छोटी सी शिप्स पर स्पेन के शहर पेलोस डे ला फ्रोंटेरा से निकला और 2 महीने के सफर के बाद इस आइलैंड पर पहुंचा। उसे लगा कि शायद वो ईस्टर्न एशिया के ही किसी आइलैंड पर पहुंचा है। उसने इस आइलैंड का नाम सैन सल्वाडोर रखा और इसके बाद बहामस, नॉर्दर्न क्यूबा और हिस्पानियोला से होते हुए 1493 में वो वापस स्पेन पहुंचा और क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड को बताया कि वेस्टर्न साइड पर बहुत से अनडिस्कवर्ड आइलैंड्स हैं जहां पर अभी तक कोई यूरोपियन नहीं पहुंचा। किंग और क्वीन इन डिस्कवरी से बहुत खुश हुए और उन्होंने कोलंबस को 1493 में 17 शिप्स के साथ दोबारा इस वेस्टर्न साइड के सफर पर भेजा। इस दफा कोलंबस ने सारे कैरिबियन आइलैंड्स को डिस्कवर किया और वहां के लोकल से भी मिला और 1496 तक स्पेन वापस पहुंच गया। फिर 1498 में कोलंबस तीसरी बार इधर आया। इस दफा उसने ट्रिनिडेड, वेनेजुएला और साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न साइड को डिस्कवर किया। अभी तक तो कोलंबस को यही लग रहा था कि वो एशिया के कोई अनडिस्कवर्ड आइलैंड्स को डिस्कवर कर रहा है, मगर इस तीसरे सफर में उसे एहसास हुआ कि उसने तो असल में एक अननोन कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया है। कोलंबस 1502 में चौथी और आखिरी दफा इस सफर पर
निकला। इस दफा उसने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि पनामा, जमैका, हॉन्डुरस और निकारागुआ को डिस्कवर किया, मगर इसी दौरान वो शदीद बीमार हो गया और उसे वापस स्पेन जाना पड़ा और फिर 1506 में उसकी मौत हो गई। गो के कोलंबस यूरोप से एशिया का छोटा रूट डिस्कवर नहीं कर सका था, मगर इस नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी और कोलंबस की ये डिस्कवरीज पूरी दुनिया की ट्रेजेक्टरी बदलने वाली थी। इन्हीं डिस्कवरीज को लेकर स्पेन और पोर्चुगल में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इस नई जमीन का कंट्रोल किसके पास होगा। इसका हल निकालने के लिए दोनों एम्पायर्स के बीच ट्रीटी ऑफ टॉर्टोइसेस साइन हुई, जिसके मुताबिक यूरोप से बाहर की दुनिया को इन दो लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। येलो कलर वाला सारा एरिया स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में चला गया और ये बीच का सारा एरिया पोर्चुगीज एम्पायर के कंट्रोल में चला गया। इसीलिए साउथ अमेरिका में होने के बावजूद ब्राजील पोर्चुगीज एम्पायर का हिस्सा बना और आज जहां पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, वहां ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका में वो अकेला कंट्री है जहां पोर्चुगीज बोली जाती है। इस ट्रीटी के बाद स्पेनिश एम्पायर ने इस न्यू कॉन्टिनेंट पर परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हिस्पैनियोला के आइलैंड पर सेंटो डोमिंगो नाम का शहर बनाया गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईयर 1515 तक कैरिबियन के बाकी आइलैंड्स और सेंट्रा पर भी स्पेनिश लोगों को लाकर आबाद किया जाने लगा और क्यूबा इस रीजन में स्पेनिश एम्पायर का हेडक्वार्टर बन गया। दूसरी ही तरफ बाकी अमेरिका की खोज का काम बराबर जारी था। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इधर युकाटान आइलैंड्स तक पहुंचे थे कि उन्हें कुछ रिपोर्ट्स मिली कि इधर वेस्टर्न साइड पर कोई बहुत ही पावरफुल और अमीर सिविलाइजेशन है और उसी की खोज के लिए 1518 में हर्नन कॉर्टेज नाम का एक्सप्लोरर अपने चंद साथियों के साथ इधर मैक्सिको की कोस्ट लाइन पर उतरा। असल में उस वक्त इधर मैक्सिको में एज़टेक एम्पायर का राज था, जिनका कैपिटल था टेनोक्टिटलान, एक ऐसा शहर जो एक लेक के ऊपर बना हुआ था। हर्नन ने 2 साल की मुसलसल लड़ाई के बाद 1520 में टेनोक्टिटलान पर कब्जा कर लिया और इसी शहर का नाम फिर बाद में न्यू मैक्सिको सिटी रखा गया और यही शहर आगे चलकर स्पेनिश एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी बना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि स्पेनिश लोग अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आए थे जिनकी लोकल लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी और नतीजतन लाखों लोग इन बीमारियों से मरने लगे। अभी स्पेनिश एम्पायर ने इस नॉर्दर्न साइड का कंट्रोल लिया ही था कि उन्हें ये न्यूज मिली कि नीचे साउथ अमेरिका में भी एज़टेक की तरह की बहुत सी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं। उस वक्त साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर ये एंडेस माउंटेन रेंज के साथ इस सारे एरिया में जहां आज पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया हैं, वहां इनका सिविलाइजेशन का राज था। अगले 12 सालों में स्पेनिश एम्पायर ने इस सारे एरिया पर भी कब्जा कर लिया और इस दफा उनकी जीत में सबसे बड़ा रोल उन बीमारियों का था जो वो अपने साथ यूरोप से लाए थे, क्योंकि ज्यादातर लोकल लोग इम्यूनिटी ना होने की वजह से इन बीमारियों से मारे जाते थे, तो स्पेनिश से लड़ने के लिए बहुत कम लोग बचते थे और नतीजतन स्पेनिश आर्मीज आसानी से शहरों पर कब्जा कर लेती थी। तो 1530s में स्पेनिश एम्पायर इस सारे येलो हाईलाइटेड एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। अभी तक ये नॉर्दर्न अमेरिका, जिसे आज हम यूएसए और कनाडा के नाम से जानते हैं, वो डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ 1539 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नांडो रिजोर्टो ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास तक सफर किया, बट स्पेनिश एम्पायर ने ऑफिशियली यहाँ पर कोई कॉलोनीज नहीं बनाई। तो एक तरफ इधर अमेरिका में जब ये सब हो रहा था, वहीं पैसिफिक ओशन की दूसरी तरफ स्पेनिश एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ने ईस्टर्न एशिया में ये आइलैंड्स डिस्कवर किए, जिन्हें आज हम फिलीपींस के नाम से जानते हैं। 1570s तक स्पेनिश एम्पायर ने फिलीपींस का भी पूरा कंट्रोल ले लिया था और यहाँ से अब वो एशियन जियोपॉलिटिक्स पर नजर रख रही थी। 16th सेंचुरी में जैसे जैसे स्पेनिश एम्पायर फैल रही थी, वैसे वैसे उन्हें रिसोर्सेज और पैसे की जरूरत पड़ रही थी और इसीलिए वो बहुत एग्रेसिवली साउथ अमेरिका में रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे। स्पेनिश एम्पायर को मैक्सिको, बोलिविया और पेरू में बहुत सी गोल्ड और सिल्वर माइंस मिली थी, जिनसे सोना और चांदी निकालकर स्पेन भेजा जाने लगा। 16th सेंचुरी के आखिर तक स्पेन में साउथ अमेरिका से इतना सोना आ रहा था कि वहाँ पर इसे स्टोर करने की जगह खत्म हो रही थी। पूरी दुनिया की 80% गोल्ड और सिल्वर सप्लाई स्पेन जा रही थी। साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज पूरी तरह एग्जॉस्ट हो रहे थे और साथ ही में यहाँ स्पेनिश लोगों के आने से एक अजीब सी हाइब्रिड सोसाइटी बन रही थी। एक तरफ मेस्टीजो पॉपुलेशन थी, जो बेसिकली वो लोग थे जो स्पेन से आए और उन्होंने यहाँ पर लोकल औरतों से शादी की। इनके बच्चे मेस्टीजो कहलाते थे। दूसरी क्लास थी क्रियोस। ये बेसिकली वो बच्चे थे जिनके माँ
माँ बाप थे तो स्पेनिश, बट वो पैदा यहाँ अमेरिका में हुए थे। तीसरे थे पेनिनसुलारिस। इनको प्योर ब्लड भी कहते थे बिकॉज ये वो लोग थे जिनके पेरेंट्स स्पेनिश थे। ये स्पेन में ही पैदा हुए थे और यहाँ बस रूल करने के लिए भेजे गए थे। तो ये एक किस्म की रूलिंग क्लास थी। 17th सेंचुरी तक इन तीनों क्लासेस के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो चुका था। क्रियोज और मेस्टिजो ये फील करते थे कि अब इन सारे एरियाज पर कोई स्पेन से हुकूमत करने नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर पैदा होने वालों को ही यहाँ पर रूल करना चाहिए। तो एक तरफ स्पेनिश एम्पायर में ये इंटरनल मसले शुरू हो चुके थे, वहीं एक्सटर्नली भी स्पेनिश एम्पायर अंडर थ्रेट थी। इधर नॉर्दर्न अमेरिका में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच एक्सप्लोरर्स पहुंच रहे थे और वो यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। इसी तरह ब्रिटेन ने इधर जमैका और बाकी कैरेबियन आइलैंड्स का कंट्रोल भी स्पेनिश एम्पायर से लेने की कोशिशें शुरू कर दी और 1654 से 1660 के बीच स्पेनिश एम्पायर और ब्रिटिशर्स में इन आइलैंड्स के कंट्रोल लेने के लिए वॉर्स भी हुई। अगली पूरी सेंचुरी में स्पेनिश एम्पायर ने सिर्फ कैलिफोर्निया और टेक्सास तक एक्सपैंड किया और लॉस एंजलिस, सैन डिएगो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर बनाए। फिर 1808 में स्पेनिश एम्पायर को एक बहुत बड़ा धचका लगा जब नेपोलियन ने स्पेन पर अटैक कर दिया और एक साल में ही पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। इधर साउथ अमेरिका में मौजूद क्रियोज और मेस्टिजो पॉपुलेशन को स्पेनिश एम्पायर से आजादी हासिल करने की अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने स्पेनिश एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। 1808 से 1810 के बीच इन सारे एरियाज में वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। सबसे पहले 1816 में अर्जेंटीना ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। फिर 1818 में चिली और 1819 में कोलंबिया ने भी स्पेनिश एम्पायर से आजादी हासिल कर ली। 2 साल बाद ही मैक्सिको भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल से आजाद हो गया और फाइनली 1824 में पेरू ने भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो लिटरली सिर्फ 8 सालों में 400 साल पुरानी स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर गई थी। 19th सेंचुरी के आखिर तक स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में सिर्फ क्यूबा, पुएर्टो रिको, कैरिबियन के कुछ आइलैंड्स और फिलीपींस रह गए थे। 1895 में फाइनली क्यूबा में भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई, जिसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था और 3 साल बाद ही स्पेनिश एम्पायर ने हार मान ली और ये लास्ट रिमेनिंग कंट्रीज भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल से निकल गई। 400 साल तक आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाली, दुनिया की 80% गोल्ड सप्लाई कंट्रोल करने वाली द माइटी स्पेनिश एम्पायर अब कोलैप्स करके सिर्फ इस छोटे से आइलैंड तक रह गई थी, जिसे आज हम स्पेन के नाम से जानते हैं। तो ये थी स्पेन की स्टोरी। हम ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स की हिस्ट्री और डाउनफॉल से रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं और अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम ऐसी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बनाएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी सजेशन पर ही होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।